3 दिन वेंटिलेटर पे थे। 7 दिन के अंदर इनका 5 बार डायलिसिस हुआ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और आप सभी का मेरी एक और वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम किसी नए पेशेंट की रिकवरी डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हमारे एक पुराने पेशेंट की ही जो है अभी क्या कंडीशन है उसका स्टेटस अपडेट आपको दे रहे हैं। क्योंकि जनरली पेशेंट के मन में ये डाउट रहता है या लोग इस बात को फालतू की बातें करते हैं कि आयुर्वेद 1-2 महीने के लिए स्टेबल करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। अपनी गलतियाँ कोई मानने को तैयार नहीं है, चाहे उसमें कोई डॉक्टर हो या पेशेंट हो, अटेंडेंट हो, कोई भी हो। कोई अपनी गलती नहीं मानेगा कि मैं स्टेबल हो गया था किसी भी पैथी से, चाहे एलोपैथी से, चाहे आयुर्वेद से, फिर बाद में मैंने अपने मन की करनी शुरू करी जिसकी वजह से मेरा केस बिगड़ गया। तो वो बातें को तो हम साइड में रखते हैं, हम आते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक पे। तो आज से 8 महीने पहले जो है, तकरीबन 7-8 महीने पहले, ट्रीटमेंट तो 8 महीने पहले शुरू हुआ था और तकरीबन 7 महीने पहले 30 मार्च को हमने दयाराम जी की रिकवरी की वीडियो डाली थी हमारे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पर, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। और हमने बताया था कि जी हमने पेशेंट की जो है डायलिसिस बंद करा दी है। उसके बाद पेशेंट्स को ये रहता है कि जी डायलिसिस बंद करा दी, स्किप करा दी होगी थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन के बाद पेशेंट फिर डायलिसिस पर चला गया होगा। तो उन पेशेंट का आज तक का पूरा रिकॉर्ड मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, विद रिपोर्ट्स, विद एविडेंस। और परमाकैथ भी पेशेंट को अभी तक लगी हुई है, उसका भी वीडियो आपको साइड में दिख रहा होगा, परमाकैथ पेशेंट को जो लगी हुई है। अब परमाकैथ का वैसे टाइम पूरा होने वाला है, अब हम फिस्टुला को कंसीडर कर रहे हैं ताकि एक ऑप्शन हमारे पास रहे कि कभी डायलिसिस की नीड हो तो हम फिस्टुला से डायलिसिस करा सकें। वैसे हाल फिलहाल अभी हेल्थ वाइज पेशेंट को कोई ज़रूरत नहीं है डायलिसिस की। तो इसमें काफ़ी लंबी हिस्ट्री है, तो मैंने तो पूरी कॉपी एक नीचे रख रखी है जिसमें से मैं देख देख के आपको बताता रहूँगा, क्योंकि इतना डाटा याद नहीं रह सकता। 8-8 महीने का पेशेंट का डाटा याद नहीं रहता। तो जैसा कि हमने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। 1 फरवरी को जो है पेशेंट विकास हॉस्पिटल नजफगढ़ में एडमिट होता है, 5 डायलिसिस होती है, वेंटिलेटर पर भी रहता है। 11 फरवरी को जो है मेरे पास, 10 फरवरी को, सॉरी 11 फरवरी को नहीं, 10 फरवरी को मेरे पास आता है और ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं हम उनका। और उसके बाद 17 फरवरी को जो हम उनकी रिपोर्ट्स कराते हैं तो उसमें क्रेटिनिन बढ़ के 10.23 mg/dl था और यूरिया 255.80 यानी 255.80 mg/dl था। तो प्रिकॉशनरी तौर पे हम एक डायलिसिस उनकी करा लेते हैं ताकि आगे कोई रिस्क फैक्टर ना रहे। उसके बाद 2 मार्च की रिपोर्ट में उनका क्रेटिनिन कम होकर 7.83 mg/dl आ गया था और यूरिया 133.50 mg/dl आ गया था। उसके बाद 30 मार्च की रिपोर्ट में क्रेटिनिन फर्दर कम होके 5.85 mg/dl व यूरिया और कम हो गया था, 73.40 mg/dl हो गया था। लेकिन हमने एक बात नोट की कि परहेज की वजह से जो पेशेंट है उसका टोटल प्रोटीन जो है कम होता जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप पेशेंट को परहेज ही कराते रहो और बाकी पैरामीटर्स को ना देखो। तो हमने टोटल प्रोटीन को भी कंसीडर किया और उनकी डाइट में एग वाइट को ऐड कर दिया कि आप डेली के 1 से 2 एग वाइट ले सकते हो और आप मेडिसिन को कंटिन्यू कीजिए। तो प्रोटीन जैसे ही हमने थोड़ा बढ़ाया तो क्रेटिनिन ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा बढ़ता है उसके बाद। तो उसके बाद 28 अप्रैल की जो रिपोर्ट है, 28/4/2024 की रिपोर्ट में उनका क्रिएटिनिन थोड़ा सा स्लाइट बढ़ गया, 6.47 mg/dl हो गया और यूरिया उनका 132.90 mg/dl हो गया, लेकिन टोटल प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ गया, 5.0 हो गया। उसके बाद 25/5/2024 की रिपोर्ट में क्रिएटिनिन फिर थोड़ा सा कम हुआ, 6.0 mg/dl आ गया और यूरिया 94.50 mg/dl आ गया और टोटल प्रोटीन अब फिर थोड़ा सा बढ़ा जो हो गया 5.33 mg/dl। उसके बाद पेशेंट को ये लगा कि मैं एग वाइट खा रहा हूँ, इससे तो क्रिएटिनिन फिर भी ड्रॉप कर रहा है। तो पेशेंट ने परहेज को तोड़ना शुरू किया उस मंथ और नॉन वेज कंज्यूम करना शुरू किया जो उनको अलाउड नहीं था। तो 20/6/2024 की रिपोर्ट में उनका क्रिएटिनिन बढ़ा, एकदम जंप ली। क्रिएटिनिन ने 7.31 mg/dl और यूरिया 128.20 mg/dl हो गया। टोटल प्रोटीन ने भी एकदम जंप किया जो 5.93 पहुंच गया, क्योंकि नॉन वेज गया है और लेकिन पोटेशियम भी उसने बढ़ाया साथ के साथ, जो पहुंच गया 6.83 mg/dl। उसके बाद विद डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस और फिर से हमने परहेजों को थोड़ा टाइट किया तो क्रिएटिनिन फिर से कम हुआ, 6.77 mg/dl और यूरिया 86.50 mg/dl। लेकिन जैसे ही परहेज हमने बढ़ाए तो
टोटल प्रोटीन फिर से थोड़ा सा फॉल कर गया, जो आ गया 5.41 और पोटेशियम आ गया 5.793। उसके बाद क्रिएटिनिन अगले महीने 3/8/2024 को 6.51 mg/dl और यूरिया 112.50 यानी 112.50 mg/dl आ गया। और टोटल प्रोटीन अब भी स्टेबल था 5.4 पे और पोटेशियम 5.39 mg/dl आ गया। उसके बाद 14/9/2024 को उनके क्रिएटिनिन ने फिर से एकदम फर्दर जंप किया, क्योंकि जो उनका बैक है, उनकी बैक ऑलमोस्ट पूरी डैमेज्ड है लंबर और सैक्रम रीजन में, जिस वजह से उन्हें सर्जरी भी सजेस्ट की जा चुकी है। तो इसलिए अब सर्जरी करा नहीं सकते क्योंकि रिस्क है, पेशेंट को हेल्थ इश्यूज़ हैं काफ़ी ज़्यादा। तो पेन की वजह से एक्सेस पेन किलर देनी पड़ी। पेन किलर देने से क्रिएटिनिन ने फिर जंप किया, जो हो गया 7.75 mg/dl और यूरिया जो है वो कम होके हो गया 176 यूरिया भी बढ़ा 176.5 mg/dl और टोटल प्रोटीन पहुंच गया 5.8। उसके बाद 11/10/2024 को जो है क्रिएटिनिन फिर से कम होके आ गया 7.13 mg/dl और यूरिया कम होके आ गया 105 mg/dl। तो अब तक ये जो पूरे 8 महीने का रिकॉर्ड है, इसमें पेशेंट को एक भी डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी। पेशेंट अब भी बिल्कुल स्टेबल है और होपफुली हमें लगता है फ्यूचर में भी उन्हें काफ़ी सालों तक डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम जो भी वीडियो डालते हैं विद प्रॉपर एविडेंस डालते हैं, विद रिपोर्ट्स डालते हैं। और फिर भी किसी पेशेंट को डाउट हो तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आपको डाउटफुल लग रहा है तो आप आयुर्वेद में मत आओ, आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट कंटिन्यू करो, होम्योपैथिक करो, यूनानी करो, जिस पर भी आपको ट्रस्ट हो आप वही कंटिन्यू करो। क्योंकि फोर्सफुली ना तो कोई किसी को ट्रीटमेंट दे सकता है, ना उस ट्रीटमेंट का उसमें हमें वो इफेक्ट देखने को मिलेगा। बेमन से की हुई चीज़ में कभी कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो पेशेंट जब स्ट्रिक्टली सारी चीज़ों को फॉलो करता है तभी हमें उसमें वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। वैसे हमें किसी पेशेंट में वो रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी अगर उसका कोई अटेंडेंट रिक्वेस्ट करके मेडिसिन ले जाता है, वो परहेज नहीं करेगा, कहीं ना कहीं वो लूप होल छोड़ देगा, बीपी की मेडिसिन छोड़ देगा। तो जितनी भी वीडियो हमने डाली है विद स्ट्रॉन्ग एविडेंस बेस्ड वीडियो होती हैं। जैसे कि अभी दयाराम जी का केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया, 8 महीने की हिस्ट्री है पेशेंट की पूरी, कि 8 महीने से पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं जो भी बात बोलता हूँ बिल्कुल ओपनली बोलता हूँ, जो ये फालतू की, बाकी डॉक्टर्स को भी मेरा ओपनली चैलेंज रहता है, कोई भी डॉक्टर हो आयुर्वेद में प्रॉपर हिस्ट्री दिखाए पेशेंट की। डायलिसिस बंद की है तो प्रॉपर हिस्ट्री हो पेशेंट की, मंथ ऑन मंथ रिपोर्ट्स हो, ट्रैक डाउन हो पूरी हेल्थ का। फिस्चुला लगा हो तो फिस्चुला पेशेंट का दिखना चाहिए। पेशेंट की डायलिसिस हुई होगी तो फिस्चुला तो लगा होगा, पेशेंट को परमाकैथ तो लगी होगी, सेंट्रल लाइन तो लगा होगा ना। सेंट्रल लाइन लगा दिखेगा पेशेंट को, ना पेशेंट का फिस्चुला दिखाएंगे, ना उनका परमाकैथ दिखाएंगे, लेकिन बातें करेंगे बड़ी बड़ी। हमारा उस टाइप का कोई सिस्टम नहीं है कि हम फालतू की बातें करें। जो चीज़ होगी स्ट्रांगली एविडेंस बेस्ड होगी। बाकी आप अभी तक अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो मस्ट रिकमेंडेड आप ज़रूर देखें। उसमें पेशेंट के अटेंडेंट ने बिल्कुल डिटेल में हिस्ट्री बताई है पेशेंट की, कि क्या हेल्थ कंडीशन पेशेंट की मेरे से ट्रीटमेंट लेने से पहले रही थी और अब कैसी है, और अभी उसके बाद के 8 महीने का मैंने आपको अपडेट दे ही दिया। बाकी आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको CKD का इशू है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आपको आयुर्वेद पे ट्रस्ट हो। ट्रस्ट नहीं है तो आयुर्वेद में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जिस पैथी में ट्रस्ट हो उसमें जाना चाहिए। हमेशा ट्रीटमेंट जो है ट्रस्ट के भरोसे चलती है, विश्वास के बिना कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, कहीं से भी नहीं हो सकती। और अगर आपको इनका पार्ट 1 देखना है तो मेरे आई बटन में दे दूंगा आपको, या फिर एंड स्क्रीन में लगा देंगे। और बाकी रिकवरी की वीडियो भी देख सकते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट हैं जिनकी अभी तक हम डायलिसिस बंद करा चुके हैं, और काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं जिनको डायलिसिस पर जाने से हमने बचाया है।